तो इधर देख लें आप अब, ठीक है। यूरोप महाद्वीप की अपन बात कर रहे थे, तो सबसे पहले यूरोप महाद्वीप की अपन बात करें तो यूरोप महाद्वीप विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? छठे स्थान पे आता है। और जबकि जनसंख्या की अपन दृष्टि से देखें तो यूरोप महाद्वीप कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। अब बात करें इसकी लोकेलिटी की, तो कोई यूरोप महाद्वीप जो है वो विशेष रूप से कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है, कौन से गोलार्ध में फैला हुआ है? तो सबसे पहले बात की जाए तो ये जो पूरा का पूरा महाद्वीप जो फैला हुआ है वो कौन से गोलार्ध में फैला हुआ है? उत्तरी गोलार्ध में। तो ये आपको थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अपन बात करें तो इसका जो कुछ पार्ट है वो पश्चिमी गोलार्ध में है और कुछ पार्ट इसका पूर्वी गोलार्ध में, अर्थात ये दोनों गोलार्धों में फैला हुआ है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। इसके अलावा अपन बात करें तो यूरोप जो महाद्वीप है इसके उत्तर में यहां पर कौन सा सागर है? ऊपर की ओर सबसे ऊपर यहां पर है आर्कटिक सागर, आर्कटिक महासागर यहां पे बोले, या अपन कहें उत्तरी ध्रुव महासागर, ठीक है। इसी प्रकार से अपन बात करें तो इसके पूर्व की ओर यहां पर जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है वो कौन सी है? यूराल पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? यूराल पर्वत श्रृंखला। इसी प्रकार से अपन बात करें तो इसके दक्षिण में दो सागर स्थित हैं। ये आपका है ब्लैक सी, कौन सा सागर है? काला सागर, और यहां पे है आपका भूमध्य सागर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है विशेष रूप से। और ये आपका आ गया काला सागर। इसी प्रकार से अपन बात करें तो महाद्वीपों में नीचे की ओर कौन सा महाद्वीप है आपका? अफ्रीका महाद्वीप, और पूर्व की ओर एशिया महाद्वीप। तो यूरोप और एशिया दोनों आपस में क्या हैं? जुड़ी हुई हैं। इस कारण से दोनों को सम्मिलित रूप से भी क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। अब इन दोनों महाद्वीपों को अलग करने वाली कोई पर्वत श्रृंखला है तो वो कौन सी है? यूराल पर्वत श्रृंखला। ये जो पूरी आप दिख रही है यहाँ पे ये लाइन है, ये यूरोप के महाद्वीप को और एशिया महाद्वीप को क्या करती है? अलग करती है। इसी प्रकार से अपन बात करें इसके पश्चिमी पार्ट की, तो इस तरफ आपका कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके उत्तर की ओर आर्कटिक महासागर है, पश्चिम की ओर अटलांटिक महासागर है, दक्षिण की ओर भूमध्य सागर और काला सागर है। महाद्वीप की अपन बात करें तो कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। इसी प्रकार से पूर्व की ओर आपका एशिया महाद्वीप है। ये कुछ महत्वपूर्ण लोकेलिटी है इसकी, बाकी इसमें बहुत सारे कई देश हैं। और अपन बात करें तो ये जो महाद्वीप हैं आप इसको देखें तो इसके तीन ओर पानी भरा हुआ है। इस द आर्कटिक महासागर, अटलांटिक, इस द भूमध्य सागर और काला सागर। इस कारण से ये जो महाद्वीप है एक प्रकार से प्रायद्वीप की क्या रखता है? लोकेशन रखता है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं अपन? जिसका तीन ओर से भाग पानी से घिरा हुआ हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो इसे इस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। कौन से महाद्वीप को? यूरोप महाद्वीप को। अब अपन बात करें कि यूरोप जो महाद्वीप है वो विश्व में अपन 7 महाद्वीपों की बात करें तो केवल ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो इससे क्या है? छोटा है। लेकिन यूरोप महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पे आता है, काफी समृद्ध बसा हुआ महाद्वीप है। लेकिन यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा होने के बावजूद भी ये जो क्षेत्र है व्यापार की दृष्टि से अपन देखें, शिक्षा की दृष्टि से अपन देखें, राजनीतिक रूप से देखें, सामाजिक रूप से देखें, तो हर दृष्टि से पूरे विश्व में अपने आप को अव्वल स्थान पर रखता है। कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप। जो पूरी क्षेत्र में मतलब अपन कोई सी भी स्थिति लें तो सब स्थिति में यह सबसे ऊपर पाया जाता है। इसकी साक्षरता स्तर देखें, इसका सामाजिक स्तर देखें, इसका राजनीतिक स्तर देखें, तो हर स्तर पे यह सबसे ऊपर पाया जाता है जनसंख्या अधिक होने के बावजूद। और इसमें आप देखें तो जो लैंड है यहाँ पे वो लैंड भी क्या है? कम है, संसाधन कम है। इसके बावजूद भी इस देश ने अपने आप को व्यापार के बल पे,
तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलापों के बल पे अपने आप को क्या बनाए रखा है, विकसित महाद्वीपों में अपने को बनाए रखा है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मूल चीज यही है कि इसके पश्चिम की ओर अटलांटिक इस द, दक्षिण की ओर भूमध्य सागर काला सागर, उत्तर में आर्कटिक, इस द पश्चिम में एशिया, दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, मोटी मोटी चीज है। बाकी और भी कई सागर, इसमें कई खाड़ियां हैं, कई सागर हैं जिनके बारे में एक एक करके अपन पढ़ेंगे। जैसे कि ये आपकी बोथनियों की खाड़ी है, इसी प्रकार से यहाँ पे बिस्के की खाड़ी है, ये आपका उत्तरी सागर है, इसी प्रकार से यहाँ पर एजियन सागर है, यहाँ पर नॉर्वेनियन सागर है। तो कई सागर हैं जिनके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले केवल आपको इसकी मोटी लोकेशन के बारे में ध्यान रखना है, आगे चल के अपन एक एक चीज के बारे में पढ़ लेंगे। अब देखो प्रमुख प्रायद्वीप, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यूरोप महाद्वीप में कई सारे प्रायद्वीप पाए जाते हैं। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनकी लोकेशन आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि कौन सा प्रायद्वीप कहां पर स्थित है। जैसे कि सबसे पहला प्रायद्वीप आता है आइबेरियन प्रायद्वीप। पता है कि आपको क्या होता है आइबेरियन प्रायद्वीप, कौन से देश आते हैं इसमें? इसी प्रकार से एक है बाल्कन प्रायद्वीप, ठीक है। इसी प्रकार से है कोला प्रायद्वीप, इसी प्रकार से है जूटलैंड प्रायद्वीप, इसी प्रकार से इटली प्रायद्वीप, क्रीमिया प्रायद्वीप और स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। कितने प्रायद्वीप है यहाँ पर? कुल 7 प्रायद्वीप हैं। और इन 7 प्रायद्वीपों के आपको क्या होनी चाहिए, लोकेशन या स्थिति पता होनी चाहिए। यही चीज देखो, ये आइबेरियन है और वो अरेबिया है। अरेबियन जिसमें सऊदी अरब है, आपका ईरान है, इराक है, कुवैत है, सीरिया है, लेबनान है, इजराइल है। देखो अभी आप पढ़ोगे तो आपको पता पड़ जाएगा। सबसे पहले अपन बात करें इन प्रायद्वीपों की, कौन कौन से प्रायद्वीप हैं। तो इनकी स्थिति आपको केवल लोकेशन देखने से ही पता चल पाएगी। जैसे ये मैप आपको हल्का सा धुंधला है लेकिन आपको साफ नजर आ रहा होगा, इसमें अपने को लोकेशन देखनी है। जैसे कि सबसे पहला प्रायद्वीप था आइबेरियन प्रायद्वीप, और ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो स्पेन और पुर्तगाल वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, आइबेरियन प्रायद्वीप के रूप में जाना जाता है। जिसमें 2 महत्वपूर्ण कंट्रीज आते हैं, एक है आपका स्पेन और दूसरा है पुर्तगाल। तो ये 2 महत्वपूर्ण कंट्री है। स्पेन आपका इतना बड़ा सारा, और इसके जस्ट इधर ग्रीन कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है यह है पुर्तगाल। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो पूरा है ये क्या कहलाता है, आइबेरियन प्रायद्वीप, ठीक है। अब इसी प्रकार से दूसरा अपन ने देखा था बाल्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, ये इस तरीके से चारों तरफ तीनों ओर जो पानी दिखाई दे रहा है, ये जो वाला क्षेत्र है ये कहलाता है आपका बाल्कन प्रायद्वीप। देखो ध्यान रखना है लोकेशन का केवल आपको। ये इधर आपका आइबेरियन प्रायद्वीप है, ये इधर आपका बाल्कन प्रायद्वीप है। इसी प्रकार से कोला प्रायद्वीप और जूटलैंड प्रायद्वीप। अब आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, ये जो क्षेत्र रसिया वाला का, जो रसिया का पार्ट है, ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है क्या, जो बाहर की ओर निकला हुआ है, 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। यहां पे बर्टलैंड सागर है, ठीक है। उत्तरी महासागर का एक पार्ट है बर्टलैंड सागर, वो है। यहां पर ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका है कोला प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है, कोला प्रायद्वीप। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी प्रकार से एक और शब्द आया है, वो है जूटलैंड प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप, जूटलैंड प्रायद्वीप। ये चीज दिख रही है आपको, ये जो वाला पार्ट है जिसमें आपका जर्मनी का जो कील नहर वाला, जो नीदरलैंड वाला ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो पार्ट है ये कहलाता है आपका जूटलैंड प्रायद्वीप, ठीक है। इसी प्रकार से अपन बात करें तो इटली, क्रीमिया और स्कैंडिनेविया, ये इटली वाला,
ये पूरा इटली देश जो है, ये इटली वाला, ये यहाँ पर क्रीमिया दिखाई दे रहा है आपको, यूक्रेन वाला जो पार्ट है ये जो क्रीमिया प्रायद्वीप है, और लास्ट का जो है वो है स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप है। समझ में आ रहा, दिख रहा है क्या? तीनों ओर से जो जल से घिरा हुआ हो, अर्थात स्थल का वह भाग जो समुद्र में निकला हुआ हो। तो जब समुद्र में निकलेगा तो सीधी सी बात है, तीन ओर क्या आ जाएगा, उसके पानी आ जाएगा। इसमें आप देख रहे हो इधर पानी आ रहा है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, जिसमें ये तीन महाद्वीप जो देश आते हैं, फिनलैंड इसमें ही है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड वाला जो पार्ट है, कुछ पार्ट इसका इसमें आता है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये आपका कहलाता है स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र। तो ये 7 जो प्रायद्वीप हैं, इनकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा प्रायद्वीप कहां पर है। जितने प्रायद्वीप यूरोप महाद्वीप में पाए जाते हैं उतने शायद किसी दूसरे महाद्वीप में नहीं पाए जाते हैं। इस कारण से इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। खुद भी एक प्रायद्वीप की लोकेशन रखता है और इसमें कई सारे प्रायद्वीप पाए जाते हैं, जिसमें आपको मैंने बता ही दिया है। इस द बाल्कन प्रायद्वीप है, इटली प्रायद्वीप है, इस द आइबेरियन प्रायद्वीप है, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप है, जूटलैंड है और कोला प्रायद्वीप है और क्रीमिया प्रायद्वीप है। ये 7 प्रायद्वीप। कुछ पार्ट है, देखो ऊपर वाला जो हिस्सा आ रहा है इसका, यहां पर कील नहर है जो उत्तरी सागर को और बाल्टिक सागर को आपस में क्या करती है, जोड़ती है। कील नहर बनाई गई है यहाँ पे जर्मनी के द्वारा। ये यहाँ पर नीदरलैंड का पार्ट है ऊपर की ओर, और ये जो पूरा आपको इस द ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है ये आपका जर्मनी वाला पार्ट है। तो नीदरलैंड और जर्मनी के बीच में जो नहर है वो है कील नहर, और बाल्टिक सागर इधर है, ये आपका उत्तरी सागर नॉर्थन सी जिसे अपन बोलते हैं वो यहाँ पर है। इन दोनों को जोड़ने वाली जो नहर वो कील नहर है, जिसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये जो कौन सा पार्ट आ गया इसमें, जूटलैंड प्रायद्वीप। अब आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जूटलैंड प्रायद्वीप में निम्न में से कौन से देश सम्मिलित होते हैं। अब लोकेशन आपको पता है तो आप इसमें बता सकते हो, या इसमें से पूछा जा सकता है कि यहां पर निशान दे देंगे, जैसे आपको 1, 2, 3 और 4। अब आपको 4 शब्द दे दिए जाएंगे, जैसे जूटलैंड दे दिया, क्रीमिया दे दिया, इसी प्रकार से आइबेरियन दे दिया, और आपस में मिलान कीजिए। प्रश्न किसी तरीके से कुछ भी बन सकता है, बस आपको इनकी क्या होनी चाहिए, लोकेशन पता होनी चाहिए। तो ये आपके 7 प्रायद्वीप जो हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, इनका आपके अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए, महत्वपूर्ण जो चीज है। इसी प्रकार से इसके यूरोप के भौतिक प्रदेशों की अपन बात करें तो उत्तरी पश्चिमी उच्च प्रदेश, जिसमें आपका स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र आता है, स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र आता है। इसी प्रकार से उत्तरी मैदानी प्रदेश जिसमें स्टेपीज आते हैं, स्टेपीज हंगरी जो मैदान है आपके वो इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इसी प्रकार से मध्यवर्ती जो पर्वतों एवं पठारों का परिक्षेत्र माना जाता है। इसी प्रकार से सबसे नीचे जो आता है वो आता है आपका आल्प्स पर्वतीय प्रदेश। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मैप में अपन आगे और देख लेंगे एक बार। तो मोटा मोटा ये है कि इसके जो आता है प्रदेश, इसमें स्कैंडिनेवियाई शील्ड जो है, ये जो पूरा क्षेत्र है ये ज्वालामुखी जो लावा है उसके द्वारा बना हुआ है। कौन सा क्षेत्र, स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र। इसी प्रकार से मैदानी प्रदेश में मैंने आपको बता दिया है, हंगरी वाला जो क्षेत्र है, बुल्गारिया वाला जो क्षेत्र है, हंगरी जो आपका देश है, और जो यूक्रेन वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं। और इन्हीं स्टेपीज घास के मैदान में जो कहां पर स्थित है, यूक्रेन में स्थित है, और यहां पर विशाल मात्रा में गेहूं पैदा किया जाता है। इस कारण से विश्व में अगर धान का कटोरा किसे कहा जाता है तो कौन सा क्षेत्र है, यूक्रेन वाला क्षेत्र। समझ में आ गया? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो ये महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं कुछ जो यूरोप महाद्वीप से संबंधित है, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन शब्द आपने सुना होगा। इसी प्रकार से यूके यूनाइटेड किंगडम आपने सुना होगा। फिनलैंड का जो 1000 जिलों का देश कहा जाता है, इसके बारे में क्या है, तो ग्रेट ब्रिटेन जो क्षेत्र है इसमें 3 जो क्षेत्र है वो सम्मिलित किए जाते हैं। एक इंग्लैंड है, एक वेल्स है और एक स्कॉटलैंड है।
ये 3 प्रदेश, जैसे अमेरिका में 50 राज्य मिलकर अमेरिका बनाते हैं, इसी प्रकार से ग्रेट ब्रिटेन में ये 3 राज्य मिले हुए हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। ये तीनों आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। इंग्लैंड अकेला अलग है, वेल्स, स्कॉटलैंड तीनों जब मिलते हैं तब वो क्या बनता है, ग्रेट ब्रिटेन बनता है। मतलब ये आपस में क्या हुए हैं, संघ बनाया हुआ उन्होंने। समझ में आ रही है, ये आपस में अपनी सुरक्षा की दृष्टि से जुड़े हुए हैं। मतलब ये चाहें तो ये इंग्लैंड से अलग भी हो सकते हैं, इसके साथ भी रह सकते हैं। इस कारण से आपने देखा होगा कभी कभी स्कॉटलैंड की टीम भी आती है अलग से, आती है कि नहीं आती है। तो ये अपने आप को अलग भी मानते हैं और संघ के रूप में इंग्लैंड से भी जुड़े हुए हैं। जब आपस में हित आता है तो वो ग्रेट ब्रिटेन होता है, जब हित नहीं आता है तो अपना एक अलग से अस्तित्व रखते हैं। तो ये स्कॉटलैंड है। इसी प्रकार से यूके वाला, यूनाइटेड किंगडम जिसे कहते हैं, उसमें ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड, ये आप देखें, ये आपका पूरा इंग्लैंड वाला क्षेत्र, ये आयरलैंड वाला क्षेत्र है। समझ में आ रही है, इसके जस्ट पास में। अब ये जो क्षेत्र उत्तरी जो क्षेत्र है आयरलैंड का, जब ये इससे जुड़ जाता है अर्थात इससे मिलता है तब वो क्या कहलाता है, यूके, यूनाइटेड किंगडम। समझ में आ रही है। तो ग्रेट ब्रिटेन प्लस आयरलैंड का उत्तरी भाग जब शामिल होता है तब वो क्या कहलाएगा, यूके कहलाएगा। और ग्रेट ब्रिटेन क्या है, ये यहां पे इंग्लैंड, यहां पे वेल्स और ऊपर वाला ये स्कॉटलैंड, ये तीनों मिलके ग्रेट ब्रिटेन, और इस द आयरलैंड का उत्तरी पार्ट मिलकर यूके कहलाता है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है। इसी प्रकार से फिनलैंड को 1000 जिलों का देश भी कहा जाता, अर्थात इस क्षेत्र में कई सारी छोटी छोटी मोटी जिलें पाई जाती है, इस कारण से इसको 1000 जिलों का देश भी कहा जाता है। 1000 लैक्स क्या कहलाता है, 1000 लैक्स के रूप में भी इसको जाना जाता है। जैसे उदयपुर अपनी जिलों की नगरी है, उसी प्रकार से ये जिलों का देश कौन सा हो जाता है, फिनलैंड है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये कुछ देश है बेनलैक्स देश, ये शब्द आ सकता है कि बेनलैक्स देशों में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो बेल्जियम है, नीदरलैंड है और लग्जमबर्ग, ये तीनों देश मिलकर क्या कहलाते हैं, बेनलैक्स देश कहलाते हैं। लग्जमबर्ग, ये तीनों मिलकर क्या कहलाएंगे, बेनलैक्स देश। अब लोकेशन आप देख लीजिए इनकी, ये जो पार्ट है, ये यहां पर ये जो क्षेत्र है बेल्जियम यहां पर बीच में फंसा हुआ है, छोटा सा पार्ट है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पे, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ये जो दिख रहा है ना 2 पार्ट आपको, और ये नीदरलैंड, ये तीनों देश जब आपस में मिलते हैं तो ये बेनलैक्स देश के रूप में जाने जाते हैं। लोकेशन मैंने आपको बता दी है, कहां पर है, जर्मनी के और फ्रांस के बीच में आपका बेल्जियम और लग्जमबर्ग फंसा हुआ है, और जैसे जर्मनी है जस्ट उसके ऊपर कौन सा देश है, नीदरलैंड है। तो ये तीनों देश कौन से देश कहलाते हैं, बेनलैक्स देश के नाम से जाने जाते हैं। अब देखो ये जो निम्न भूमि प्रदेश है, या जिसे अपन पोल्डर के नाम से भी जानते हैं, ये पोल्डर क्या है, देखो यूरोप जो महाद्वीप है, इसमें मैंने आपको कहा कि इसमें लैंड की क्या है, कमी है। यहाँ पे कृषि भूमि की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। केवल इसमें यूरोप महाद्वीप एक ऐसा रूस जो देश है यूरोप महाद्वीप में, वो ऐसा क्षेत्र है जहां विशाल मात्रा में लैंड पाई जाती है। बाकी अन्य देशों में लैंड जो है वो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तो आपने देखा होगा कि समुद्र के किनारे बीच होता है, क्या होता है, बीच होता है। तो इन लोगों ने क्या किया है कि जैसे ये यहाँ पर आपका समुद्री किनारा है और ये यहाँ पर आपका बीच है, ज्वार भाटे के समय पानी यहाँ तक आता है, तो उन्होंने क्या किया कि जब पानी नीचे होता है तब उन्होंने यहाँ पर क्या खड़ी कर दी, दीवार खड़ी कर दी। क्या कर दी, दीवार खड़ी कर दी। अब पानी जो आएगा वो दीवार से टकराएगा और वहां से वापस चला जाएगा। ये पूरी जो लैंड बची है, इस पूरी लैंड को उन्होंने किसके काम में लेना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर लैब में यूज करना शुरू कर दिया, जिसे कहा जाता है पोल्डर लैंड। समझ में आ गएगा।
इन देशों के तटवर्ती क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं तथा इन जलमग्न क्षेत्रों को ऊंचे तटबंध बनाकर पुनः प्राप्त किया जाता है, और इस प्रकार पुनः प्राप्त की गई भूमि को क्या कहते हैं अपन, पोल्डर बैंक के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया होगा आपको सामान्य रूप से कि ये जो आपका तट है, तट से आगे कुछ किलोमीटर दूर यहाँ पे दीवार बनाई जाती है, और दीवार के बाद में इधर वाला पूरा क्षेत्र जहाँ पे पानी को आने नहीं दिया जाता है, तो ये पूरी जो लैंड अपने को प्राप्त होती है, इस लैंड को अपन पोल्डर लैंड के रूप में जाने जाते हैं। और इन देशों में नीदरलैंड, बेल्जियम देशों ने विशेष रूप से इस पे कार्य किया है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बाल्टिक देश। कौन से देश? बाल्टिक देश। इसमें आपको केवल इनको रटना है कि कौन से देश इसमें आ रहे हैं। बाल्टिक देश में एस्तोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों देश कौन से देश कहलाते हैं? बाल्टिक देश कहलाते हैं। नेक्स्ट है स्कैंडिनेवियाई देश। स्कैंडिनेवियाई देश में मैंने आपको बताया था नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। ये जो डेनमार्क वाला जो क्षेत्र है, ये सॉरी जो मैं आपको बता रहा था लूप, कौन सा बताया था वो जो जूटलैंड प्रायद्वीप, इसमें ये डेनमार्क वाला क्षेत्र है। सॉरी से अपन ने क्या बोल दिया था, नीदरलैंड बोल दिया था, जबकि ये कौन सा क्षेत्र है? डेनमार्क वाला क्षेत्र, ये जूटलैंड प्रायद्वीप में। ये आपको मैंने बताया था अभी बेनेक्स लेक्स जो देश थे, इसमें ये यहाँ पर नीदरलैंड, बेल्जियम और ये लग्जमबर्ग, तीनों ही यहाँ पर स्थित है। इसी प्रकार से स्कैंडिनेवियाई जो देश हैं उसमें नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये तीनों देश इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इसी प्रकार से नार्डिक देश, देखो स्कैंडिनेविया अलग है और नार्डिक अलग है। नार्डिक देशों में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, ये जो क्षेत्र है ये पास में, ये आपका आइसलैंड वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र इसमें जुड़ जाता है। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड, ये पांचों देश मिलकर क्या बनाते हैं? नार्डिक बनाते हैं। वही तो पर्सन देखो, महाद्वीप महासागर टॉपिक दिया है उसने, तो 100% इनमें से कोई सा भी पर्सन आपसे पूछ सकता है। अब नार्डिक देश देखे, 4 नार्डिक देश दे दिए और एक उठा के पोलैंड डाल दिया कि निम्न में से कौन सा नार्डिक देश में सम्मिलित नहीं होता है। ये बताया मैंने नार्डिक देश। जैसे स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र है, स्कैंडिनेविया में कौन से हो रहे हैं? नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, तीनों स्कैंडिनेविया में। नार्डिक में 2 और शामिल हो जाते हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन तो है ही है, फिनलैंड और आइसलैंड। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से क्षेत्र इसमें आते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें यूरोप की प्रमुख जल संधियां, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखो कहीं से भी, हर चीज का देखो, अपने शरीर का जिस प्रकार से हर अंग महत्वपूर्ण होता है, किसी भी अंग को अपन ये नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसी प्रकार से अपनी किताब का हर एक पॉइंट अपने आप में क्या रखता है? महत्व रखता है। आपको हर चीज के बारे में याद नहीं तो कम से कम नॉलेज होना चाहिए कि यहां पर ये चीज पूछी गई है और इसकी लोकेशन यहां पर है, तो आप उसका आसानी से उत्तर दे पाओगे। तो अपन यूरोप की प्रमुख जल संधियों की बात करें तो इसमें सबसे पहली है इंग्लिश चैनल, इसी प्रकार से डोवर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, बास्पोरस जल संधि, कैरिच जल संधि और दार्दनेल्स जल संधि। ये कुछ प्रमुख इंपोर्टेंट जल संधियां है कौन से महाद्वीप की? यूरोप महाद्वीप की, जिसके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। जिसमें सबसे पहले है आपकी इंग्लिश चैनल। इंग्लिश जो चैनल है वो आपका अटलांटिक महासागर और उत्तरी सागर को आपस में क्या करती है? जोड़ती है। समझ में आ रही है किसको? अटलांटिक महासागर और उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है। अर्थात ये जो चैनल है इंग्लैंड और फ्रांस को आपस में अलग करता है। अब देखो इसकी लोकेशन कहां पर है, ये आपको दिख रहा है, ये आपका उत्तरी सागर है,
ये आपकी इंग्लिश चैनल है, ये वाली जो पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट है आपका, ये इंग्लिश चैनल है, ये अटलांटिक महासागर हो गया, और ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, उत्तरी सागर। इन दोनों को अलग करने वाली ये दिख रही है ना आपको, ये फ्रांस और ये इंग्लैंड, इन दोनों को अलग करने वाली जो जल संधि आपको दिखाई दे रही है, मतलब ये जो पूरी आपको दिख रही है क्या, ये जो दोनों के बीच में ये जो जल संधि आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपकी इंग्लिश चैनल, जो ये आपका अटलांटिक महासागर और ये आपका उत्तरी सागर, इन दोनों के बीच में आपका कौन सा है, इज द यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, और ये इधर फ्रांस। दोनों को ये जल संधि क्या कर रही है, आपस में अलग कर रही है। तो ये आपको लोकेशन इसके बारे में क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। समझ में आ गई क्या? इंग्लिश चैनल इज द इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। इस द अपन बात करें तो अटलांटिक महासागर और उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट है डोवर जल संधि। डोवर जो जल संधि है वो इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है तथा इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है। मतलब आप देखें, ये जो पूरी है, ये आपकी ये जो चीज है, ये है इंग्लिश चैनल। ये जो पूरी चीज आप दिखाई दे रही है, यहां से लगाकर यहां तक का जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट है इंग्लिश चैनल का। ठीक है, अब यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये हल्का सा पार्ट, ये दिख रहा है बीच में हल्का सा गैप, ये जो गैप है ये है आपकी डोवर जल संधि। जो सामान्य रूप से ये इंग्लिश चैनल है, पूरी इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर दोनों को आपस में क्या कर रही है, जोड़ रही है। इस द इंग्लैंड और फ्रांस दोनों को अलग कर रही है। समझ आ गया? तो इंग्लिश चैनल और डोवर जल संधि दोनों एक ही स्थान पर स्थित है, अर्थात दोनों की लोकेशन क्या है, पास पास में स्थित है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि के बारे में आप सभी जानते हैं लगभग, जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर आपस में जुड़ते हैं। उसका अपन बात करें तो जो आइबेरियन प्रायद्वीप है और अफ्रीका का जो क्षेत्र है, उन दोनों को क्या करता है, वो अलग करता है। ये चीज अपने देख ली है। भूमध्य सागर की कुंजी के रूप में, कुंजी मतलब चाबी, मतलब भूमध्य सागर में आपको प्रवेश करना है तो आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा, जिब्राल्टर जल संधि का सहारा लेना पड़ेगा। अर्थात भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। यूरोप और अफ्रीका महाद्वीपों को क्या करती है, ये अलग करती है, और भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। ये चीज दिखाई दे रही है, ये यहां पर, ये आपका इज द यूरोप, और ये नीचे आपका अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। ये यहां पर आपका आइबेरिया क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, आइबेरिया। और नीचे यहां पर जो अफ्रीका के कंट्रीज हैं वो है एक तो मोरक्को और एक है अल्जीरिया। ये जो दोनों कंट्रीज है, इन दोनों के बीच में ये जल संधि है, कौन सी, जिब्राल्टर जल संधि। समझ में आ गए? तो ये आपको थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है कि जिब्राल्टर संधि कहां पर है, इस द आइबेरिया प्रायद्वीप या मोरक्को के बीच में, या यूरोप और अफ्रीका के बीच में। दो महासागरों को जोड़ती है, अटलांटिक और भूमध्य सागर। ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है बॉस्फोरस जल संधि। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नया जो शब्द होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि आरपीएससी जो अभी जो सेलेक्ट करने का उसका तरीका वो यही है कि ऐसे वो शब्द प्रयोग में ले रही है जिसके बारे में अपने को पहले किसी प्रकार की जानकारी नहीं हो। अब जैसे कि इंग्लिश चैनल अपन ने सुन ही रखा है, जिब्राल्टर जल संधि अपन ने सुन रखा है, डोवर संधि के बारे में हल्की फुल्की जानकारी होती है, लेकिन अब बॉस्फोरस जल संधि, केरिच जल संधि, ये ऐसे शब्द हैं जो नए नए क्या लिए गए हैं, प्रयोग में लिए गए। अब आता है इस्तांबुल और अनातोलिया प्रायद्वीप को अलग करती है। इस्तांबुल कहां की राजधानी है, इस्तांबुल है टर्की की राजधानी। किसकी राजधानी है,
टर्की की, और इस टर्की जो है ये यूरोप महाद्वीप का सबसे पूर्व का क्षेत्र माना जाता है, दक्षिण पूर्व का क्षेत्र है, जो पूरी तरीके से इस टर्की को अपन यूरोप का बीमार के नाम से भी अपन जानते हैं। ये यूरोपीय संघ में शामिल नहीं है, कौन सा देश? टर्की, और ये उसमें शामिल होने का काफी प्रयास करता है, लेकिन अपन बात करें टर्की की तो एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, इस कारण से यूरोपीय संघ में अभी तक इसको शामिल नहीं किया गया। तो इसकी राजधानी कौन सी है आपकी? इस्तांबुल। और अनातोलिया का पठार, ये आपका ईरान इराक वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अपन ये प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र स्थित है, अर्थात ये काला सागर और मारमरा सागर को आपस में जोड़ता है। अब देखो लोकेशन कहां पर है इसकी, ये टर्की आपको दिखाई दे रहा है, ये काला सागर है, ठीक है। ये यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा हल्का सा, ये आपका अनातोलिया का पठार है यहां पे, और ये यहां पर आपका मारमरा सागर है। कौन सा सागर है? मारमरा सागर। और ये यहां पर है आपका काला सागर। ये इसमें काला सागर कहाँ गया? ये है आपका काला सागर, ये है कैस्पियन सागर, और ये टर्की है। और यहाँ पर जो जल संधि है अनातोलिया का पठार जो ईरान इराक में, इसमें मैप में नहीं आया क्योंकि एशिया का वो पार्ट है, तो इस कारण से इन दोनों के बीच में वो नहीं आ सका, ये केवल यूरोप का मैप था। जब हो सकता उसमें हो, नीचे ही है यहाँ पे, नहीं होगा। ये आपका काला सागर वाला पार्ट है, और इधर आपका कैस्पियन सागर आता है। तो काला सागर और ये यहाँ पे अनातोलिया का पठारी क्षेत्र है शायद, ये यहाँ पर हल्का सा कोई यहाँ पर सागर है मारमरा सागर, जो मारमरा सागर और काला सागर या तो इस तरफ वो है जो टर्की, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे वाला जो पार्ट है ये अनातोलिया के पठारी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर बीच में एक जल संधि है जो बास्पोरस जल संधि के रूप में जानी जाती है। एक बार मैं लोकेशन देख लेता हूँ। अब देखो आप समान रूप से समझने की कोशिश करें। ये जो है आपका काला सागर है, और यहाँ पे ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये काला सागर है, ठीक है। अब यहाँ पे हल्का सा आपको ये बीच में दिखाई दे रहा है क्या पानी सा, ये है आपका मारमरा सागर। ये जो हल्का सा दिखाई दे रहा है आपको ये है मारमरा सागर। अब देखो इसमें है क्या कि ये जो पार्ट है हल्का सा इधर भी आपको ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये टर्की का पार्ट है जो यूरोप महाद्वीप में है, और ये जो पार्ट है ये टर्की का कुछ पार्ट यूरोप में आ रहा है और बहुत सारा पार्ट एशिया में आता है, समझ रहे। तो ये अनातोलिया का जो पठार है ये है टर्की में, मूल जो टर्की है कहां पर है, एशिया महाद्वीप में। तो इस महाद्वीप में ये जो पूरा पार्ट आपको ग्रीन कलर का ये जो हिस्सा दिख रहा है ये है अनातोलिया का पठारी क्षेत्र, जो कहां पर स्थित है, टर्की में। कहां पर है, टर्की में। और इसके जस्ट मैंने आपको ये दिखाई दे रहा है हल्का सा ग्रीन कलर वाला पार्ट, यहां पर है आपका इस्तांबुल। इसकी जिस प्रकार से आपने रूस को देखा होगा, रूस की राजधानी जो मॉस्को है वो यूरोपीय क्षेत्र में स्थित है, बाकी इसका अधिकांश पार्ट कहां पर है,
एशिया में। इसी प्रकार से टर्की वाला जो क्षेत्र है इसका भी, इसकी राजधानी और कुछ क्षेत्र यूरोप महाद्वीप में है, और बाकी अन्य जो क्षेत्र है पूरा का पूरा वो कहाँ पर स्थित है, एशिया में। तो ये अनातोलिया का जो पठारी क्षेत्र है वो टर्की में स्थित है, और जो राजधानी है वो यूरोप महाद्वीप में है। तो इन दोनों, काला सागर और मारमरा सागर, इन दोनों के बीच में यहां पर एक जल संधि स्थित है जो कहलाती है आपकी बास्पोरस जल संधि। ये यहाँ पे लोकेशन आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, मैप में सही से आपको दिख नहीं रहा है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहे थे। तो यहाँ पर ये इसकी जल संधि स्थित है, बास्पोरस जल संधि। लोकेशन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि लोकेशन में वो आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पर बास्पोरस जल संधि यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो लोकेशन आपको पता होनी। प्रायद्वीप हो सकता है, लेकिन ये प्रायद्वीप एशिया महाद्वीप का है। कहाँ चला गया, एशिया महाद्वीप में। इस कारण से अपन ने इसको किस में शामिल नहीं किया, यूरोप में शामिल नहीं किया। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है केरिच जल संधि। केरिच जो जल संधि है वो यूक्रेन और रूस को क्या करती है, अलग करती है। अपन बात करें तो आपको क्रीमिया वाला जो क्षेत्र बताया था मैंने आपको, हाँ यूक्रेन तो दिख रहा है मुझे, इसमें वो दिख नहीं रहा है, अजोव सागर ये दिख रहा है आपको, ये यूक्रेन वाला पार्ट है और ये रूस वाला पार्ट है। ये क्रीमिया पर अभी जो अपन ने बात करें तो रूस ने इस पे कब्जा कर लिया और रूस के अधीन ये क्षेत्र है। तो ये रूस वाला पार्ट इसमें आ रहा है। तो क्रीमिया अभी इस पे रूस का कब्जा है, पहले क्रीमिया पे यूक्रेन का ही कब्जा था। तो ये क्रीमिया वाला जो क्षेत्र है ये है आपका काला सागर, देश नहीं है, ये यूक्रेन का पार्ट है, यूक्रेन का एक हिस्सा है मतलब। तो ये आपको काला सागर दिखाई दे रहा है और हल्का सा आपको यहां पर एक जल सा दिखाई दे रहा है, ये है आपका अजोव सागर। कौन सा सागर है, अजोव सागर। तो ये यहां पर इज द यूक्रेन वाला पार्ट, ये इधर वाला लाल वाला किसका है, रूस का पार्ट। तो इस रूस और यूक्रेन को तो क्या कर रहा है, ये अलग कर रहा है, और अजोव सागर और काला सागर दोनों को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। समझ में आ गई क्या। तो ये है आपकी एरिच जल संधि, कैरिच जल संधि। समझ में आ गई क्या, मतलब अजोव सागर और काला सागर के बीच में इस द यूक्रेन और रूस को अलग कर रही है, अजोव सागर और काला सागर को आपस में जोड़ रही है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इससे पहले अपन ने बास्पोरस जल संधि पढ़ी, किन दो महासागरों को, जो सागरों को जोड़ रही थी आपस में, काला सागर और मारमरा सागर। कौन से क्षेत्रों को अलग कर रही थी, टर्की के इस्तांबुल, टर्की के मेन पार्ट को, जो अनातोलिया के पठारी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बाल्कन प्रायद्वीपीय और जो दारदनेलेस जल संधि, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, कुछ माना भी जा सकता है। बाल्कन प्रायद्वीप और अनातोलियाई प्रायद्वीप को ये क्या करती है, अलग करती है। अर्थात अपन बात करें मरमरा सागर और एजियन सागर को आपस में क्या करती है, जोड़ती है। ये आपको मैंने बताया था कि ये काला सागर है, ये बीच में मारमरा सागर है, और ये यहां पे आपका कौन सा सागर है, एजियन सागर। कौन सा सागर है, एजियन सागर। तो आप देखें कि ये एजियन वाला पार्ट है और ये मारमरा वाला पार्ट है, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र कौन सा है, बाल्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो ये जो लाल वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये लाल क्षेत्र दिखाई दे रहा है, और इधर ये आपका अनातोलिया का पठारी क्षेत्र है। तो इन दोनों को अलग करने वाली जो संधि है
वो संधि अभी कौन सी बताई थी आपको? दार्दनेलेस जल संधि। थोड़ा सा आपको देखो, ये इधर वाला जो पार्ट है ये थोड़ा डिफिकल्ट सा है। इधर अपन ने 3 जल संधियां पढ़ी है, वो अपने को समझ में आ गई थी। इन पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है, क्योंकि ये छोटे छोटे सागर हैं आपस में, और आपस में यहाँ पर आप देखें 4 सागर हैं। चारों सागरों की अगर स्थिति आपको पता है तो आप आपस में इनको आपस में जोड़ सकते हैं। ये आपको पूछ सकता है पश्चिम से पूर्व की इनकी लोकेशन बताइए, या पूर्व से पश्चिम की इनकी लोकेशन बताइए। जैसे कि आपका सबसे पहला अजोव सागर, काला सागर, मार्मरा सागर और एजियन सागर। तो इन चारों सागरों के आपको क्या होनी चाहिए? पता होना चाहिए। समझ आ रही क्या? इस द अजोव सागर सबसे ऊपर है, इसके इधर जस्ट कैस्पियन सागर है जो कहां पर है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। इस द अजोव, काला, मार्मरा और एजियन सागर। एजियन सागर और मार्मरा सागर के बीच में दार्दनलेस जल संधि स्थित है, और काला सागर और अजोव सागर के बीच में कैरिच जल संधि स्थित है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा क्या रखना है? ध्यान रखना है, क्योंकि ये देखो शब्द नए हैं, चीजें नहीं हैं, तो थोड़ा समझने में भी अपने को परेशानी हो सकती है। लेकिन आप हल्का सा अगर मैप का सहारा लेते हुए इसे पढ़ेंगे तो आप इनको आसानी से क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रमुख जो जल संधियां थी इनके बारे में अपन ने पढ़ लिया है। जैसे कि पहली जल संधि इंग्लिश चैनल, उसके बाद में डोवर जल संधि, इसके बाद में जिब्राल्टर, उसके बाद में कैरिच जल संधि और दार्दनेल्स जल संधि। ये इसके बारे में अपन ने पढ़ा है। नेक्स्ट है कील नहर, जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। कहां पे है? जर्मनी और डेनमार्क के बीच में, अर्थात उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। कौन सा सागर है? उत्तरी सागर। और कील नहर जो है वो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को आपस में क्या करती है? जोड़ती है। और ये नहर कहां पर स्थित है? जर्मनी में स्थित है। एक बार वापिस अपन लोकेशन देख लेते हैं इसकी। ये आपको डेनमार्क दिखाई दे रहा है और ये आपका जर्मनी है। ये जो पूरा सागर है ये है आपका बाल्टिक सागर, और ये इधर आपको मैंने बताया था कौन सा सागर है? उत्तरी सागर। ये आपका दिखाई दे रहा है यहां पर, ये जो व्हाइट जो है पूरा, ये है बोथनियों की खाड़ी। समझ आ रही? ये पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र बाल्टिक सागर है आपका, ये आपका उत्तरी सागर है। तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर दोनों को आपस में जोड़ने के लिए जर्मनी ने एक नहर का निर्माण किया था। वो कौन सी नहर है? आपकी कील नहर। और ये कील नहर पर प्रॉपर रूप से हिस्सा किसका है? जर्मनी का। मतलब जिस प्रकार से पनामा नहर पर 2001 तक किसका हिस्सा था? अमेरिका का। लेकिन 2000 के बाद में पनामा जो देश है खुद ने उस पर अपना क्या कर लिया है? एकाधिकार स्थापित कर लिया। जैसे स्वेज नहर थी, स्वेज नहर 1957 से पहले इस ब्रिटेन के अंडर में थी, उसके बाद में किसके अंडर में है? मिस्र के अंडर में। समझ आ गया क्या? तो ये ध्यान रखना है। तो ये अभी जो नहर है कील नहर, ये प्रॉपर रूप से इसका निर्माण भी जर्मनी ने किया है, और ये वर्तमान में कहां पर है? जर्मनी देश में ही स्थित है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उत्तरी सागर, इस सागरी क्षेत्र में आपको बताई दिया उत्तरी सागर कहां पर है? इस पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, और यहाँ डागर बैंक नामक मत्स्य उत्पादन केंद्र स्थित। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है डागर बैंक। यहां पर आपको पता हो तो आपने जल धाराएं पढ़ी होगी। यहां पर एक गल्फ स्ट्रीम नाम से एक धारा पहुंचती है जो गर्म जल रखती है। क्या रखती है? गर्म जल रखती है। और आप देखें कि ये जो उत्तरी सागर है, उत्तरी ये जो
उत्तरी सागर है ये आपको पता होगा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, अर्थात लगभग ये 60 डिग्री से ऊपर वाले क्षेत्रों में स्थित है। इस कारण से यहाँ सर्दियों में ये पूरे के पूरे बंदरगाह क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। पूरे क्या हो जाते हैं, पूरे सागर वागर सारे जम जाते हैं। लेकिन इस गल्फ स्ट्रीम की वजह से ये सारे क्षेत्र क्या रहते हैं, खुले रहते हैं। अर्थात कील नहर जो उत्तरी सागर वाला ये जो पार्ट है, यहाँ पर ये गर्म धारा पहुंचकर क्या कर देती है, उस बर्फ को पिघला देती है, जिस कारण से यहाँ पर ठंडी और गर्म जल धाराएं जब आपस में मिलती है तो यहाँ पर मत्स्य पालन के महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है, जिसमें डागर जो बैंक स्थित है वो यहाँ पर इसी उत्तरी सागर में स्थित है। ठीक है, बाकी का अपन कल देखेंगे।